नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग चुनाव परिणामों पर विशेष बुलेटिनों और परिचर्चा का प्रसारण करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड स्थिति और देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। टीकाकरण अभियान में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों के अथक प्रयासों की सराहना की। नीट अंडर ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए ऊपरी आयु सीमा हटाई गई। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की आज तुर्की में बैठक का कार्यक्रम। यून सुक योल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुने गए। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में हैमिल्टन में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से हो रहा है और बर्लिन में जर्मन ओपन प्रतियोगिता में आज भारत की शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, साइना नेहवाल और लक्ष्य सेन अपने अपने दूसरे दौर के मैच खेलेंगे। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं लवली निगम। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है। उसके बाद ईवीएम पर डाले गए वोट गिने जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सुचारू मतगणना के व्यापक प्रबंध किए हैं। आयोग ने बताया है कि सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए 671 मतगणना पर्यवेक्षक, 130 पुलिस पर्यवेक्षक और 10 विशेष पर्यवेक्षक तैनात हैं। निर्वाचन उपायुक्त चंद्रभूषण कुमार ने बताया कि आयोग ने 2 विशेष अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। जिलों में मतगणना प्रबंधों के निरीक्षण के लिए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को मेरठ में और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी को वाराणसी में तैनात किया गया है। श्री कुमार ने कहा कि सभी स्ट्रांग रूम जहां ईवीएम रखे गए हैं वहां त्रिस्तरीय सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित उम्मीदवार 24 घंटे सीसीटीवी कवरेज के माध्यम से स्ट्रांग रूम की व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं। चुनाव उपायुक्त ने बताया कि सभी 5 राज्यों में जिला प्रशासन ने मतगणना हॉल के आसपास सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने सहित कानून व्यवस्था बनाए रखने के अनेक उपाय किए हैं ताकि कहीं भी शांति भंग न हो। उत्तर प्रदेश में मतगणना के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने मेरठ और वाराणसी जिलों में मतगणना के लिए 2 विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। राज्य के सभी मतगणना केंद्रों पर त्रुटिहीन मतगणना के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश भर में 84 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 5 मतगणना केंद्र आगरा में, 2 मतगणना केंद्र अमेठी, अंबेडकर नगर, देवरिया, मेरठ और आजमगढ़ जिलों में, जबकि शेष जिलों में 1 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने कहा है कि सभी स्ट्रांग रूम जहां पर ईवीएम रखी गई है वहां त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें अंदरूनी दायरे में अर्धसैनिक बल इन ईवीएम की सुरक्षा कर रहे हैं। सभी संबंधित उम्मीदवार स्ट्रांग रूम पर सीसीटीवी के जरिए 24 घंटे निगरानी रखे हुए हैं। मतगणना केंद्रों पर वीडियोग्राफी की जा रही है और मीडिया सेंटर भी बनाए गए हैं। मतगणना के दौरान सभी उम्मीदवारों को सूचित करते हुए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गोवा में मतगणना के लिए सभी तरह के सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। एक रिपोर्ट। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती जारी है। गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कुणाल ने बताया कि 11 बजे से चुनाव परिणाम आने लगेंगे। इस बार परिणाम के लिए लोगों को अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना एक ही बार शुरू हो गई है। 40 विधानसभा क्षेत्रों में 19 उत्तरी गोवा में है, जबकि 21 विधानसभा क्षेत्र दक्षिणी गोवा में। विभिन्न दलों के 301 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का आज फैसला होगा। इनमें प्रमुख हैं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उप मुख्यमंत्री चंद्रकांत कावलेकर, प्रतिपक्ष के नेता दिगंबर कामत, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अमित पालेकर, गोवा फॉरवर्ड पार्टी प्रमुख विजय सरदेसाई और निर्दलीय उत्पल पारीकर। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी, गोवा से कृष्ण कुमार लाल।
मणिपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वोटों की गिनती कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ शुरू हो गई है। मतगणना हॉल और मतगणना केंद्रों के आसपास 3 टायर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कुछ जिलों में मतगणना प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 2 से अधिक मतगणना हॉल बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त 41 जेन्युइन ऑब्जर्वर मतगणना प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। इस बीच राजनीतिक दलों के नेता और समर्थक उम्मीदवारों के साथ पार्टी कार्यालय पर जुड़ने लगे हैं। कुछ मतगणना हॉल के पास भी मतगणना के परिणाम का बेसब्री से इंतजार करते नजर आ रहे हैं। भाजपा दावा कर रही है कि पार्टी को 40 से अधिक सीटें मिलेंगी और पार्टी अपने जीतने वाले उम्मीदवार के कार्यालय में गर्मजोशी के स्वागत के लिए पहले से ही तैयार है। कांग्रेस का यह भी दावा है कि पार्टी इस बार सरकार बनाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से जे थोक्सोम। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के विश्वसनीय और ताजा नतीजे देने के लिए विस्तृत प्रबंध किए हैं। आकाशवाणी चुनाव नतीजों पर विशेष बुलेटिन और चर्चा के विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा। इन कार्यक्रमों का प्रसारण AIR FM गोल्ड और अन्य मीटरों पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुने जा सकते हैं। हमारे संवाददाता सभी 5 राज्यों के मतों की गिनती के ताजा अपडेट देंगे। स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञ नतीजों का व्यापक और गहन विश्लेषण करेंगे। दोपहर 12 बजे से हर घंटे प्रसारित होने वाला हिंदी और अंग्रेजी के समाचार 10 मिनट के बजाय 15 मिनट के होंगे। विशेष चुनाव समाचार के अलावा विस्तृत लाइव परिचर्चा का प्रसारण शाम 7:20 से शाम 8 बजे तक किया जाएगा। 5 राज्यों के विशेषज्ञों के साथ एक विशेष रेडियो ब्रिज कार्यक्रम का प्रसारण रात 9:15 से रात 10 बजे तक किया जाएगा। इसी प्रकार आकाशवाणी की क्षेत्रीय समाचार इकाई राज्यों की अपनी अपनी भाषाओं में समाचार और विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब गांव-गांव और खेत-खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार-द्वार और हाथ-हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। मामा। हाँ गुड्डी। आप नाना जी से इतना डरते क्यों? मैं सवाल ही नहीं। पापा जी, पापा 10,000 रुपए अभी? हाँ, अभी बैंक जाकर भेजता हूँ। डर गए ना? इस डर को और बढ़ाते हैं। मतलब? आज तो संडे है। बाप रे, अब क्या होगा? रिलैक्स, बैंक बंद है, बैंकिंग सर्विसेज नहीं। ये मिलेंगी डेली 24 घंटे। कैसे? अब बैंकिंग है आसान, डिजिटल बैंकिंग। सिर्फ एक उंगली का है काम। बताओ कैसे भेजे? NEFT, IMPS, UPI कोई भी। लो मामा, हो गया। भाई वाह, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहीं भी कभी भी। अब मैं भी बनूंगा डिजिटल, फिर नो डैड। अरे नाना जी, आप यहाँ? पापा गुड्डी, तुम भी ना। RBI कहता है, डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल।
2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए टीके लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों, केंद्र और राज्य सरकारों के अथक प्रयासों की सराहना की है। श्री मोदी ने कल शाम उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कोविड महामारी और विशेष रूप से ओमिक्रॉन लहर और देश में टीकाकरण अभियान की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कोविड से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करने के महत्व पर जोर दिया और निरंतर सामुदायिक सहयोग और लोगों की भागीदारी का आग्रह किया। बैठक के दौरान वैश्विक परिदृश्य और भारत में कोविड की स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्र, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रवीण पवार, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, नीति आयोग में स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपस्थित रहे। इस बीच देश में अब तक 179 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 15,95,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र लाभार्थियों को अब तक 2 करोड़ 9 लाख से अधिक एहतियाती डोज दी जा चुकी हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नीट अंडर ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए ऊपरी आयु सीमा हटा दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए को लिखे पत्र में आयोग ने एजेंसी से नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा के सूचना बुलेटिन से अधिकतम आयु मानदंड हटाने के लिए कहा है। पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चौथी बैठक में निर्णय लिया गया है कि नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा में भाग लेने के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होनी चाहिए, इसलिए सूचना बुलेटिन को संशोधित किया जाए। पत्र में कहा गया है कि इस आशय के लिए स्नातक चिकित्सा शिक्षा 1997 के विनियमों में उपयुक्त संशोधन करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के राष्ट्रीय चरण के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला कल संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निश्चित प्रामाणिक प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। युवा संसद के 3 शीर्ष राष्ट्रीय विजेताओं को समापन समारोह के दौरान लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष अपने विचार रखने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्देश्य युवाओं के विचार जानना है, जो आने वाले समय में लोक सेवा समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देंगे। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 दिसंबर 2017 को अपने मन की बात कार्यक्रम में दिए गए विचार पर आधारित है। इस विचार से प्रेरणा लेते हुए महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन 2019 में किया गया था। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण पिछले महीने 14 तारीख को जिला स्तर पर शुरू किया गया। देश भर के 2,44,000 से अधिक युवाओं ने जिला युवा संसदों और राज्य युवा संसदों में भाग लिया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 87 विजेताओं, जिनमें 62 महिलाएं और 25 पुरुष शामिल हैं, उन्हें गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष संसद के केंद्रीय कक्ष में उपस्थित होने का अवसर मिलेगा। राज्य युवा संसद के 29 विजेताओं को आज राष्ट्रीय जूरी के समक्ष बोलने का अवसर मिलेगा। 3 शीर्ष राष्ट्रीय विजेताओं को कल समापन समारोह के दौरान लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष बोलने का अवसर मिलेगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग चुनाव परिणामों पर विशेष बुलेटिनों और परिचर्चा का प्रसारण करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड स्थिति और देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। टीकाकरण अभियान में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों के अथक प्रयासों की सराहना की। नीट अंडर ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए अधिकतम आयु सीमा हटाई गई। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की आज तुर्की में बैठक का कार्यक्रम। यून सुक योल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुने गए।
आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में हैमिल्टन में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से हो रहा है और बर्लिन में जर्मन ओपन प्रतियोगिता में आज भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, के श्रीकांत, साइना नेहवाल और लक्ष्य सेन अपने दूसरे दौर के मैच खेलेंगे। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्री आज तुर्की के पर्यटन नगर अंतालिया में आमने सामने बातचीत करेंगे। यूक्रेन में 2 हफ्ते पहले रूस की सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली उच्च स्तरीय बैठक है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा के बीच मंगलवार को तीसरे दौर की वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई थी। आज की वार्ता त्रिस्तरीय रूप में होगी, जिसमें तुर्की दोनों देशों के बीच मध्यस्थ के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की तथा कूटनीति और परस्पर संवाद तथा तत्काल संघर्ष विराम सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर सहमत हुए। श्री मोदी ने यूक्रेन से हंगरी के जरिए 6000 से अधिक भारतीय नागरिकों को बाहर लाने में मदद के लिए हंगरी की सरकार और श्री ओरबान को धन्यवाद दिया। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन से 146 भारतीय नागरिकों को लेकर एक विशेष उड़ान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से आज सवेरे हिंडन एयरबेस पर पहुंची। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने इन भारतीय नागरिकों की अगवानी की। रूस और यूक्रेन के बीच 2 सप्ताह से चल रहे युद्ध के बीच उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने कल एस्टोनिया में अमारी वायुसेना केंद्र पर F-35B विमान भेजे हैं। नेटो की वायु सीमा की निगरानी के लिए यह कदम उठाया गया है। नेटो की ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले जारी हैं और नेटो अपने पूर्वी हिस्सों की सुरक्षा को और मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। दक्षिण कोरिया में विपक्ष के उम्मीदवार और पूर्व शीर्ष अधिकारी यून सुक योल देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पद के लिए अब तक हुए चुनावों का यह सबसे कड़ा मुकाबला था। 99% से अधिक हुई मतगणना के बाद पीपल पावर पार्टी के उम्मीदवार यून के पक्ष में 48.6% मतदान हुआ, जबकि इनके प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी के ली जे मायूंग को यून से थोड़े ही कम 47.8% वोट प्राप्त हुए। पार्टी कार्यालय में अपनी जीत का भाषण देते हुए यून ने कहा कि वो अपने संविधान और संसद का सम्मान करेंगे तथा लोगों की सेवा के लिए विपक्षी दल के साथ मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन की गुजरात यात्रा पर रहेंगे। 11 मार्च को शाम 4 बजे प्रधानमंत्री गुजरात पंचायत महासम्मेलन में भाग लेंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। श्री मोदी शनिवार को सुबह 11 बजे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं या न दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार ने राजद्रोह के आरोपों में गिरफ्तार किया था।
उन पर 1919 में प्रकाशित यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र में राजनीतिक रूप से संवेदनशील आलेख देने का आरोप लगाया गया था। सुनवाई के दौरान गांधी जी ने कहा था, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि चोरी चौरा में हुए घोर अपराध के दायित्व से खुद को अलग करना असंभव है। अहिंसा मेरी आस्था का पहला स्तंभ है, लेकिन मुझे अपना निर्णय लेना है। मुझे या तो एक ऐसी व्यवस्था के समक्ष समर्पण करना है जिसने मेरे देश की इतनी हानि की है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती, या फिर मुझे अपनी जुबान से निकले सत्य के लिए लोगों के आक्रोश का सामना करने का जोखिम उठाना है। मैं जानता हूँ कि हमारे लोग कभी कभी नियंत्रण खो बैठते हैं। इसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ और मैं इसलिए न केवल दंड बल्कि सर्वाधिक दंड दिए जाने की मांग करता हूँ। न्यायाधीश ने गांधी जी को 6 वर्ष कारागार की सजा देते हुए कहा था, अपने लाखों देशवासियों की नजरों में आप महान देशभक्त हैं और महान नेता हैं। यहाँ तक कि राजनीति में आपसे भिन्न मत रखने वाले लोग भी आपको महान आदर्शों का एक संत, एक आध्यात्मिक व्यक्ति मानते हैं। महात्मा गांधी को पुणे के यरवड़ा जेल में रखा गया। उन्हें खुले में सोने की अनुमति नहीं थी। सोने के लिए उन्हें तकिया तक नहीं दिया गया था, लेकिन उन्हें किताबें और अलग से कपड़े उपलब्ध कराए गए थे। उन्होंने प्रार्थना तथा चरखा काटने का अपना दैनिक नियम जारी रखा। गांधी जी को 2 वर्ष बाद 1924 में स्वास्थ्य कारणों से रिहा कर दिया गया। वो ममता की थी तस्वीर, हाँ वो थी एक क्रांतिवीर, वो जग को राह दिखाती थी, सबको जीना सिखलाती थी, नारी के अधिकारों के लिए हर पल आवाज उठाती थी। आज के दिन हम महान क्रांतिकारी और समाज सुधारक सावित्री बाई फूले का भी स्मरण कर रहे हैं। 10 मार्च 1897 को उनका निधन हुआ था। भारत में महिला आंदोलन में अग्रणी रही सावित्री बाई ने जाति और स्त्री पुरुष आधार पर भेदभाव और अनुचित व्यवहार समाप्त किए जाने के लिए अथक प्रयास किया। हर लेती थी सबकी पीर, सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर, क्रांति ज्योति थी वो क्रांतिवीर। समाज सुधारक और शिक्षाविद सावित्री बाई का साहित्य और संस्कृति के लिए योगदान भी कम नहीं था। उन्होंने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से जाति और स्त्री पुरुष भेदभाव संबंधित मुद्दे उठाए। उन्होंने ऐसे समय में अपनी आवाज उठाई जब देश में सभी वर्गों के महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा था और उनके अधिकारों का दमन किया जा रहा था। माझा जीवनाता ज्योतिबा स्वानंद जैसा मकरंद कणिकणा। उनकी कविताओं में जागो, उठो और शिक्षित करो तथा दमनकारी परंपराओं को तोड़कर मुक्त हो का आह्वान रहता था। अपनी कविताओं और लेखों के जरिए उन्होंने शिक्षा के महत्व पर बल दिया। सावित्री बाई एक क्रांतिकारी नेत्री थीं और भीषण बाधाओं के बावजूद उन्होंने एक प्रेरक और सक्षम शिक्षक, नेता, विचारक और लेखिका तक का सफर तय किया। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा।
आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप लीग चरण में इस समय भारत और मेजबान न्यूजीलैंड के बीच हैमिल्टन में मैच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने 27 ओवर में 3 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं। भारत ने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 107 रन से हराया था। मैच का आकाशवाणी के रेडियो नेटवर्क से प्रसारण किया जा रहा है। उधर बर्लिन में जर्मन ओपन प्रतियोगिता में आज भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, साइना नेहवाल और लक्ष्य सेन अपने अपने दूसरे दौर के मैच खेलेंगे। महिला सिंगल्स में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु का मुकाबला चीन के जांग यीमेन से होगा, जबकि विश्व की नंबर 25 खिलाड़ी साइना नेहवाल का सामना थाईलैंड की रत्नाचोक इंतनॉन से होगा। पुरुष सिंगल्स मुकाबले में 8वीं वरीयता प्राप्त किदाम्बी श्रीकांत का सामना चीन के लू यांगजू से होगा, जबकि लक्ष्य सेन का सामना इंडोनेशिया के एंथोनी सिनिसुका गिंटिंग से होगा। भारत के एचएस प्रणय का मलेशिया के ली चुक यू से दूसरे दौर का मुकाबला होगा। पुरुष डबल्स में ईशान भटनागर और साई प्रतीक की जोड़ी दूसरे दौर में अपने ही देश के कृष्ण प्रसाद गरागा और विष्णुवर्धन गौड पंजाल से खेलेगी। महिलाओं के डबल्स में त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला का सामना चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी चेन क्विंग चेन और जिया यिफान की जोड़ी से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.air.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और प्रियंका, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की आज हो रही मतगणना से संबंधित खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, नतीजों का दिन, किसको मिलेगा राज, किसका छिनेगा ताज, फैसला होगा आज। अमर उजाला का कहना है, अटकलों और दावों के बाद अब अंजाम की बारी। दिल्ली नगर निगम के चुनाव की तारीख को टलने पर जनसत्ता लिखता है, दिल्ली के निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिनकी कानूनी रूप से जांच बाकी है। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के गठन को मोदी कैबिनेट की मंजूरी को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। पत्र लिखता है, अतिरिक्त सरकारी जमीन और संपदा के मुद्रीकरण के लिए किया गया है इस कॉरपोरेशन का गठन। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बेकार पड़ी जमीन से धन जुटाएगा केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल कोविड की स्थिति पर मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक को राष्ट्रीय सहारा ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है, 12 से 17 साल के बच्चों के लिए एक और टीके की मंजूरी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पर नवभारत टाइम्स कहता है कि जंग के बीच दोनों की तरफ से नरमी के संकेत मिले हैं। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत भारत द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल के लोगों की भी सुरक्षित वापसी की खबरों पर बांग्लादेश द्वारा धन्यवाद देते हुए ये कहना कि बड़े भाई की भूमिका में भारत, अमर उजाला की खबर है। आज विश्व किडनी दिवस पर अमर उजाला की खबर है, पिछले 24 सालों में 31 गुना बढ़ा प्रतिरोपण। पत्र लिखता है, दुनिया भर में किडनी की बीमारी को लेकर जागरूकता लाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। दैनिक जागरण की खबर है, गंगा के किनारे मिले पौधे करेंगे कैंसर पर वार। पत्र के अनुसार ऋषिकेश से संगम तक नेहरू ग्राम भारती मानद विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया अहम शोध। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग चुनाव परिणामों पर विशेष बुलेटिनों और परिचर्चा का प्रसारण करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड स्थिति और देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। टीकाकरण अभियान में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों के अथक प्रयासों की सराहना की गई। नीट अंडर ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए अधिकतम आयु सीमा हटाई गई। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की आज तुर्की में बैठक का कार्यक्रम। यून सुक योल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुने गए। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में हैमिल्टन में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से हो रहा है। और बर्लिन में जर्मन ओपन प्रतियोगिता में आज भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, साइना नेहवाल और लक्ष्य सेन अपने दूसरे दौर के मैच खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।